नमस्कार। नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए शुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है nandani-classes.sahitya। वहाँ पे आपको पोल क्रिएट कराया जा रहा है, पोल क्विज कराया जा रहा है, प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। चलिए आज हम भक्तिकाल से संबंधित वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको निर्गुण तो हो चुका है, निर्गुण संत काव्य धारा हो चुका है। आज हम सूफी काव्य धारा के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और सूफी काव्य धारा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सूफी काव्य धारा क्या है। प्रेमाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत है। सूफी जो है वो इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ये ईरान से शुरू हुआ था। ये कहाँ से हुआ था दोस्तों? ईरान से शुरू हुआ था और जिसमें क्या है, दो संप्रदाय हुए थे। यानी दो संप्रदाय के अंतर्गत जैसे शिया, एक शिया संप्रदाय और एक सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय हुए थे, तो दो संप्रदाय हुए थे, याद रख लीजिएगा, शिया और सुन्नी संप्रदाय। इन दोनों को के मतभेदों को दूर करने का प्रयास यहाँ पे किया गया था। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम जान लेते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो सूफी जो शब्द है वो कहाँ से है? अरबी भाषा से ली गई है। प्रश्न बनता है कि सूफी शब्द किस भाषा का है, किस भाषा के शब्द का है? तो जो है वो अरबी भाषा के शब्द है, सफ़ा से हुआ है, जो है वो सफ़ा। अब इसके बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो जो सफ़ा से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्रता। सफ़ा का अर्थ होता है पवित्रता। जैसे हम कोई सफाई करते हैं, सफ़ा करते हैं, चलो सफ़ा करना है बोलते हैं तो पूरा सफाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो शब्द ले रहे हैं वो पवित्रता से ले रहे हैं। अर्थात जो लोग कहेंगे हम, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से क्या पवित्र से सूफी कहलाए। जो लोग आध्यात्मिक रूप से थे वे आचार विचार से भी पवित्र थे, उन्हें ही क्या कहा गया? सूफी कहा गया। इसी समय जो सूफी रहस्यवाद का भी जन्म हुआ, इसी समय देखा जाएगा तो सूफी रहस्यवाद का भी जन्म हुआ। अब बात करते हैं कि सूफी जो है वो कब मतलब समय, उसका समय काल क्या है सूफी का? हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का जो समय है वो लगभग 14वीं शताब्दी, 14वीं से जो है वो 18वीं शताब्दी इसको स्वीकार किया गया है। इस परंपरा का जो सूत्रपात है वो लगभग 1379 में मुल्ला दाऊद के चंदायन से होता है, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने इस परंपरा का प्रथम काव्य असाइद कृत हंसावली 1370 ईस्वी को माना है। तो इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगी कि किन विद्वानों ने, किन किन का मत है कि प्रथम कवि है। ये पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये इस्लाम हुए, जैसे थोड़े से इंफॉर्मेशन ले लीजिए आप, क्योंकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। शरा सनातनी और बेशरा सूफी, इसमें चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय हुआ है। इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना ही आप जान लीजिए। आप जान लीजिए कि जो संप्रदाय हुए थे उसके आदि प्रवर्तक कौन थे और भारत में प्रवर्तक। हालांकि ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे प्रश्न नहीं बनते हैं। इतना ही जान लीजिए कि संप्रदाय हुए थे तो चिश्ती संप्रदाय हुए थे, सोहरावर्दी संप्रदाय हुए थे और कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। इसके मुइनुद्दीन, ये है मुइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के मुइनुद्दीन चिश्ती। ये एक बार पूछा गया है प्रश्न। सोहरावर्दी संप्रदाय का जलालुद्दीन सुखपोश। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दो। और उसके बाद चलते हैं सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है और हमने अभी भी चर्चा की है इसके बारे में कि सूफी जो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत है। अभी जैसे मैंने बताया है कि सूफी जो है वो सफ़ा से है, पवित्रता से है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रश्न बहुत बार बनता है यहाँ से। सुफ जो शब्द है वो अर्थ उसका क्या होता है? सुफ का अर्थ है उन, सफ का अर्थ है पंक्ति, सुफा का अर्थ है चबूतरा, सोफिया का अर्थ है विद्या, सफा का अर्थ है पवित्र और निर्मल। तो इसके बारे में आप क्लियर हो चुके हैं। सफ़ा, पवित्र और निर्मल, सुफा, चबूतरा। तो इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न बनते हैं।
और छोटे मोटे प्रश्न को ही हम गलत कर लेते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। अब बात करते हैं सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के बारे में। प्रथम कवि कौन कौन हुए हैं? प्रथम कवि हुए हैं जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि कौन अपने हिसाब से अपने मत उनके प्रस्तुत हैं। तो देखिए, हंसावली असाइद जो रचना है, हंसावली जो कवि है उसके असाइद गणपति चंद्र गुप्त ने उसे प्रथम कवि स्वीकार किया है। रामकुमार वर्मा ने किसे स्वीकार किया है? तो चंदायन को स्वीकार किया है। चंदायन रचना को स्वीकार किया है रामकुमार वर्मा ने। और इसका जो है मुल्ला दाऊद कवि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को स्वीकार किया है। ईश्वर दास रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को स्वीकार किया है। मृगावती जो रचना है उसको स्वीकार किया है। और इसके जो कवि हैं वो कुतुबन है। इसका समय काल याद रख लेना है। मैं आपके इसके और भी विस्तृत रूप में बताऊंगी कि इस रचना में क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे और देखिए, ये देखिए, ये आपको बता देती हूँ मैं, हिंदी सूफी कवि के अंतर्गत कौन कौन से जो है वो रचनाएं हुई हैं, ये पूरा आपको विस्तृत रूप में मैं आपको बताते चलूँगी। और इसका जो है रचना क्या क्या हुई है इसके बारे में भी आपको बताया करूँगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा है कि हर एक बारीकी से कई बार पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है या इसके कवि कौन हुए थे, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताइए। या चलिए चलते हैं हंसावली के बारे में। हंसावली इनकी जो है देखिए 1370 असाइद, ये राजस्थानी है। और इसकी जो छंद मतलब क्या प्रयोग किया गया, तो दोहा चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। क्या है? हंसावली 1370। हंसावली के कवि कौन है? तो असाइद है। प्रयुक्त भाषा क्या है उसमें? तो राजस्थानी है। चंदायन का देखिए मुल्ला दाऊद 1379 अवधी भाषा में प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा। लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि है। समय काल देखिए 1459 राजस्थानी। यहाँ पे चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। ये लखन सेन पद्मावती कथा के बारे में है। सत्यवती कथा ईश्वर दास 1501, इसकी भाषा क्या है? अवधी है, दोहा चौपाई है। मृगावती 1501 में कुतुबन, अवधी और दोहा चौपाई है। माधवानंद ये कामकंदला जो है 1527, गणपति राजस्थानी है, भाषा और यहाँ पे सिर्फ दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्मावत 1540, जायसी, अवधी चौपाई। मधुमालती मंझनकृत मधुमालती 1545, भाषा जो है अवधी, दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। माधवनल कामकंदला कुशललाभ 1556 राजस्थानी है और चौपाई दोहा सोरठा है। प्रेमविलास प्रेमलता छिताई वार्ता रूपमंजरी 1568, नंदास ब्रजभाषा और दोहा चौपाई। यहाँ पे देखिए छिताई वार्ता 1590 और नारायण दास राजस्थानी ब्रजभाषा है, दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। चित्रावली उस्मान अवधी भाषा है, यहाँ पे अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, चौपाई दोहा है। रस रतन पुहकर 1618 अवधी। ज्ञानदेव देखिए 1619, शेख नबी अवधी भाषा है, दोहा चौपाई का प्रयोग किया गया है। नल दमयंती नरपति व्यास अवधी, दोहा चौपाई। हंस जवाहिर 1371 कासिम शाह अवधी, दोहा चौपाई। नल चरित्र इंद्रावती अनुराग बांसुरी, इसमें अनुराग बात और इंद्रावती का देख लीजिए 1744 नूर मोहम्मद अवधी भाषा, दोहा चौपाई। अनुराग बांसुरी 1764 नूर मोहम्मद अवधी। अब मैं बता दूं इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। हंसावली है, चंदायन है, लखन सेन पद्मावती कथा है, सत्यवती कथा है, मृगावती है, माधवकम कामकंदला है, पद्मावत है, मधुमालती है, रूपमंजरी है, छिताई वार्ता है, चित्रावली है, उस्मानकृत चित्रावली, रसरतन है, इंद्रावती है, हंस जवाहिर है,
जवाहिर है, नल दमयंती है, अनुराग बांसुरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न मिलान के लिए पूछा जाता है या फिर समय दे देता है, एक ऐसा लाइन से दे देगा, पंक्ति दे देगा, 4 दे देंगे, जैसा चित्रावली दे देगा, ज्ञानदीप दे देगा, नल चरित्र दे देगा, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो इसको सीक्वेंस में आपको जमाना होता है या सन दे देगा आपको, उसके बारे में आपको बताना है कि इसका क्या सही हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसके बारे में अवगत करा सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, इससे प्रश्न बनते ही हैं बार बार, क्योंकि हमें ये सब कुछ याद रख लेना बहुत आवश्यक है। चलिए आपको मैं बात करती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से थोड़ा सा मैं जानकारी दे देती हूँ। जैसे हम बात कर रहे हैं, सत्यवती कथा है यहाँ पे, जैसे है ना, सत्यवती कथा है, उस्मान है, चंदायन है। तो हम पहले सत्यवती के बारे में चंदायन के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए पहले से ही शुरू करते हैं। हंसावली, हंसावली की रचना के बारे में बात कर लेते हैं। हंसावली की इसमें कथा क्या है। हंसावली जो है वो आप देख रहे हैं कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, और इस समय जो गुजराती भाषा जो थी राजस्थानी से पृथक नहीं हो पाई थी, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग आपको मिलेगा। तो इसमें जो कथा है वो कवि असाइद ने क्या किया है, इस कृति में जो रचना स्रोत प्राप्त होते हैं, जो रचना है हंसावली की, उसमें विक्रम और बेताल की कथा को यहाँ पे माना है, स्वीकार किया है। किसके? विक्रम और बेताल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसावली में किस रचना को स्रोत माना गया है, तो बेताल की कथा को, विक्रम और बेताल की कथा को। कुछ लोग इसको जानते भी होंगे। विक्रम बेताल की कहानी अगर आपने नहीं सुनी है तो आप उसको पढ़िए भी, बहुत ही अच्छी रचना, अच्छी मतलब कहानियाँ हैं इसकी, विक्रम और बेताल की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विक्रम और बेताल की कथा को उन्होंने रचना स्रोत एक आधार माना है। किसने? हंसावली। हंसावली के जो रचयिता कवि कौन है? असाइद है। हंसावली में अनेक कथाएं जो है वो दिखाई देती है। जैसे कहूँ कि प्रमुख कथा इसमें है पाटन की राजकुमारी, और हंसावली से है। पाटन की जो राजकुमारी वो हंसावली से है। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी, किंतु उसका पूर्व जन्म जो हुआ था वो किसी संस्कारवश उसने पखवाड़े के 5 पुरुषों की क्या की थी? हत्या का भी नियम ले रखा था। इसका नायक जो राजकुमार है वो स्वप्न में क्या करता है कि राजकुमारी के दर्शन करके वो मुग्ध हो जाता है। उसके प्रेम में विह्वल होकर योगी वेश जो है उसने अपने मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है। जो राजा है, जो राजकुमारी है, उसको स्वप्न में देखता है और बहुत ही मुग्ध हो जाता है। और नायक जो राजकुमार है वो क्या करता है, वो मंत्री के साथ उसकी खोज में निकल पड़ता है, और उस समय जो है वो भारी संकटों का उसे सामना करना पड़ता है। अंत में न केवल राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है, अंत में वो राजकुमारी को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उस समय पाषाण हृदया को उसने क्या, प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या के नियम से विरक्त करने से में भी सफल हो जाता है। जैसे मैंने बताया है कि जो राजकुमारी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन उसने क्या किया, पखवाड़े के 5 पुरुषों की हत्या का भी नियम ले रखा था, तो उससे भी उसे छुटकारा वो दिलाता है, सफल हो जाता है। वस्तुतः हम कहें कि इस नियम के पीछे पूर्व जन्म की एक घटना इसमें वर्णित है। उस जन्म में राजकुमारी जो है वो क्या थी? पक्षिणी थी। उस जन्म में वो राजकुमारी जो वो पक्षिणी थी। जब उसने अंडे दे रखे थे तो तब क्या होता है, एकाएक जंगल में क्या होती है, आग लग जाती है। आग लग जाने पर नर और पक्षी जो है उसे तथा उसके अंडों को बचाने का कोई प्रयास करने के स्थान पर उसे जलते हुए छोड़कर भाग गए थे। इसी घटना के संस्कार के कारण वह अगले जन्म में क्या होती, पुरुष द्रोहिणी हो गई थी। जब इस घटना को चित्रित करके उसे दिखाया गया तो उस पूर्व जन्म की सारी घटनाएं स्मरण हो आई। तब फलस्वरूप वह जो मस्तिष्क में जो वह ग्रंथि है उससे मुक्त होकर स्वस्थ आचरण करने लगी। तो इस तरह की यहाँ पे घटना है। किसमें? हंसावली, असाइद कृत हंसावली 1370। तो ये छोटी सी कहानियाँ हैं इसमें। अब बात करते हैं चंदायन की। चंदायन में क्या है? चंदायन एक ब्रह्माख्यान परंपरा का दूसरा काव्य है, जिसकी रचना आप देख रहे हैं मुल्ला दाऊद ने
कब की है? 79 में की है, 1379 में की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवधी भाषा में की है। चौपाई यहाँ पे दोहा और चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। इसका माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोर कहा और लोर कथा जो है वो किस रचना का नाम है, तो चंदायन का नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। चंदायन या चांदायन नाम भी प्राप्त होता है। इस तरह से इस कहानी में आप देखेंगे कि अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसमें जैसे ये जो नायक है, इसमें नायक जो है वो लोरिक और नायक का है जो वो चंदा है। प्रश्न बनता है कि लोर और नायिका चंदा किस में है, तो जो है वो चंदायन में है। ये तो सरल है, वैसे चंदायन नाम से ही अगर ऑप्शन विकल्प मिले तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसमें जो आप देखेंगे कि चंदा के उन्मुक्त प्रणय और प्रथम दर्शन में ही उसने क्या हो, प्रेम की उत्पत्ति उसके में हो जाती है। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके प्रेम में बाधा आते हैं। नायक का योगी होकर घर से निकलना इसमें वर्णन है। नाग द्वारा नायिका को डसा जाना, यहाँ पे जो नायिका है उसको, चंदा है, उसको नाग के द्वारा डस दिया जाता है। गारुड़ी जो है उसका यहाँ पे उसके द्वारा वो ठीक हो जाते हैं। इसकी भाषा जो है अवधी और शैली जो है भावानुकूल और सरस है। बस इतना ही आप इसको जान लीजिए कि चंदायन में लोर और नायिका जो है वो चंदा का वर्णन है। अब यहाँ पे बात करते हैं लखन सेन पद्मावती के बारे में। लखन सेन पद्मावती समयकाल 1459, दामोदर कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी रचना जो है दामोदर या दामो कवि ने 1459 में की थी। स्वयं कवि ने इसे क्या माना है? वीर कथा स्वीकार किया है। प्रश्न बन सकता है कि जो कवि है उन्होंने किस कथा को वीर कथा कहा है? तो लखम सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। किंतु जब इसमें वास्तव में जो कहानी है उसमें देखेंगे दोस्तों कि राजा जो लक्ष्मण सेन और राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण यहाँ पे रोमानी शैली में किया गया है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण गणेश स्तुति प्राप्त होती है। आत्म परिचय का यहाँ पे देखते हैं भाव मिलता है। रचना काल एवं रचना के उद्देश्य का निर्देश किया गया है। ना यहाँ पे भी देखेंगे कि नायक जो है वो योगी वेश में घर से निकलने और नायिका के पिता के संघर्ष करके उसे प्राप्त करने की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। तो इतना ही याद रख लीजिए कि इसमें जो प्रयोग किया गया है लखम सेन पद्मावती की कथा दामोदर कवि 1459 में की गई है और स्वयं कवि ने वीर कथा कहा है। बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं सत्यवती कथा के बारे में। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास अवधी भाषा। यहाँ की जो कथा है, आचार्य शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान देना उचित नहीं समझा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें जो है स्थान देना उतना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे सौंदर्य, प्रेम और विरह के निरूपण एवं अवधी भाषा, दोहा चौपाई शैली आदि की दृष्टि से ये हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के उच्च कोटि कवियों में से एक माने जा सकते हैं। कवि ने आत्म परिचय देने एवं कथा के रचना काल का निर्देश करने के साथ साथ तत्कालीन बादशाह का भी उल्लेख किया है। कथानक का संबंध जो है राजकुमारी सत्यवती कथा सत्यवती है इसमें, और राजकुमार कौन है? ऋतुपर्ण। सत्यवती कथा में राजकुमारी जो है सत्यवती और राजकुमार है ऋतुपर्ण। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यवती कथा में राजकुमार कौन है? तो ऋतुपर्ण है। इन्होंने यहाँ पे भी देखेंगे प्रथम दृष्टि से ही प्रेम प्रसंग यहाँ पे दिखाई देता है। प्रारंभ में जो राजकुमार है वो नायिका को क्या कर देता है? शाप से कोढ़ी होना पड़ता है। यहाँ पे जो राजकुमार को नायिका से शाप की कोढ़ी होना पड़ता है, क्योंकि अंत में उस नायिका से विवाह एवं शाप से मुक्ति हो जाती है। पौराणिक भावना से प्रभावित होने के कारण इसमें सतीत्व के महत्व को दिग्दर्शित कराया गया है। इतना ही ध्यान रख लीजिए कि इसमें जो राजकुमार है वो ऋतुपर्ण है और राजकुमारी जो है वो सत्यवती है। ठीक है।
आगे देखते हैं मृगावती के बारे में बात करते हैं। मृगावती 1501, कवि कुतुबन, भाषा क्या है अवधी। यहाँ पे देखिए मृगावती जो है इस समय जो नायिका है राजकुमार नायिका मृगावती जो है वो भी यहाँ पे प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में इसका प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस कहानी में मृगावती जो है मृगावती की प्राप्ति के लिए जो नायक होता है वो भी यहाँ पे क्या करता है, योगी का वेश धारण कर लेता है तथा मार्ग में अन्य सुंदरी को किसी राक्षस के चंगुल से क्या करता है, वो निकाल कर उसे विवाह करता होगा। अंत में मृगावती को पाने में सफल हो जाता है। कथा का जो यहाँ पे वर्णन किया गया है वो शांत रस में किया गया है, क्योंकि नायक की मृत्यु के नायिकाओं की सती होना दिखाया गया है। इसकी जो भाषा है वो अवधी है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। शैली में प्रायः सरलता, प्रवाह और सरसता दिखाई देती है। माधवानंद कामकंदला इसकी बात करते हैं। समय देख रहे हैं आप 1527, गणपति चंद कवि है और राजस्थानी यहाँ पे है। तो माधवानंद कामकंदला की बात करें तो इस समय जो नायक है माधव, नायक कौन है, माधव एवं नित्य विशारद कामकंदला नायिका। इसके प्रेम का निरूपण यहाँ पे अत्यंत रोमांचक शैली में किया है। नायक जो है वो कामकंदला की नित्य कला पर मुग्ध होकर क्या करता है, इससे प्रेम करने लगता है। अनेक कठिनाइयों का सामना करके वो उसे प्राप्त कर लेता है और माधव जो है वो कामकंदला के नित्य से बहुत मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है और अनेक कठिनाई आती हैं और उसे अंत में क्या कर लेता है, वो प्राप्त कर लेता है। आपने देखा इसकी भाषा जो है वो क्या है, राजस्थानी है। काव्य के प्रारंभ में कवि ने अपने परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यान कवि ने किया है, तो माधवानंद कामकंदला ने के जो है वो कवि कौन है, गणपति जी ने की है। सौंदर्य, प्रेम और शौर्य के अतिरिक्त इसमें धार्मिक तत्वों का, नैतिक उपदेशों का भी समन्वय किया गया है। चलिए अब वो देखते हैं पद्मावत के बारे में जान लेते हैं। पद्मावत जो है 1540 जायसी अवधी भाषा में है। दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और कई बार प्रश्न आने से इसमें प्रश्न बहुत बार ऐसे है कि ऐसे प्रश्न बनते हैं जिसके आपको मैं पद्मावत का बहुत ही विस्तृत रूप से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए जान लेते हैं। भक्तिकालीन प्रेमाख्यान काव्य के अंतर्गत जो है वो कवि आते हैं और इनका जो है इस रचना में क्या दिखाई देता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है इसकी स्टोरी। सबसे बात करूं कि पद्मावत को प्रेम गाथा परंपरा के सबसे प्रौढ़ और सरस रचना कहा जाता है। इसमें जो राजा है वो कौन है, रत्नसेन। राजा रत्नसेन है और रानी क्या है, पद्मावती। इनकी लौकिक प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम की वंचना की गई है। रामकुमार वर्मा ने कहा है, अभी तक के सूफी कवियों ने केवल कल्पना के आधार पर प्रेम कथा लिखकर अपने सिद्धांतों का प्रकाशन किया है, पर जायसी ने कल्पना के साथ साथ क्या किया है, ऐतिहासिक घटनाओं की श्रृंखला सजाकर अपनी कथा को सजीव कर दिया है। यह ऐतिहासिक कथा वस्तु चित्तौड़गढ़ के हिंदू आदर्शों के साथ थी, जिसमें हिंदू जनता को विशेष आकर्षण था। यही कारण है कि जायसी की कथा विशेष लोकप्रिय हो सकी है। ये जो मत है वो रामकुमार वर्मा का है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें जो कथा सूत्र है वो किस प्रकार के हैं। इस समय के जो सिंहल देव के जो राजा थे, कौन, गंधर्व सेन की पुत्री, सिंहल देव के राजा गंधर्व सेन की पुत्री कौन थी, पद्मावती। वो अत्यधिक सुंदर थी। कौन थी, पद्मावत बहुत ही सुंदर थी। गंधर्व सेन को अपनी सत्ता और ऐश्वर्य का क्या था, बहुत घमंड था। इधर तो पद्मावती बहुत सुंदर थी और इधर जो गंधर्व सेन थे वो अपने सत्ता का और ऐश्वर्य का उन्हें घमंड था, इसलिए वह अपनी सुंदर पुत्री का विवाह क्या करते थे, क्या करना चाहते थे, किसी साधारण राजपुत्र से नहीं करना चाहता था।
पद्मावती जो है उसकी युति हो जाने पर उस पर अनेक प्रतिबंध लगा देता है। एक दिन पद्मावती जो है वो मानसरोवर पर क्रीड़ा कर रही थी। उस समय उसका प्यारा हीरामन तोता है, एक हीरामन तोता यहाँ पे दिखाई देगा आपको जब आप जानेंगे कथा के बारे में। तो हीरामन तोता है जो सुआ पिंजड़े से निकलकर क्या हो जाता है, वो जंगल में चला जाता है। वहां उसे व्याग पकड़कर चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच देता है। कहाँ बेच देता है वो? चित्तौड़ के एक ब्राह्मण को बेच देता है। वो ब्राह्मण उसे क्या करता है, चित्तौड़ के युवा राजा रत्नसेन को भेंट कर देता है। रत्नसेन की पत्नी जो है, रत्नसेन की पत्नी, वो कहाँ भेज देता है उस तोते को? चित्तौड़ के राजा कौन है? रत्नसेन। रत्नसेन को वो तोता है जो उसे बेच देता है और उसे क्या करता है, भेंट कर देता है। चित्तौड़ के युवा राजा रत्नसेन को भेंट कर देता है। और रत्नसेन की पत्नी नागमती, रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। नागमती, तो नागमती इस तोते को जलती थी, मतलब इस तोते से जलती थी। क्यों जलती थी? क्योंकि ये जो तोता है वो राजा पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके उसकी ओर आकर्षित कर रहा था। क्योंकि वो कहता था, बताता था कि बहुत सुंदर है। कौन बहुत सुंदर है? जो पद्मावती है वो बहुत सुंदर है। और इधर रत्नसेन को बताता था। तो इससे क्या होता था कि वो रत्नसेन है वो पद्मावती की ओर बहुत आकर्षित हो रहा था धीरे धीरे। इसलिए एक दिन राजा शिकार के लिए चला गया तो वो तोते से पूछने लगी। कौन पूछने लगी? नागमती पूछने लगी। बोलहूँ सुआ प्यारे नाहा, मोरे रूप कोई जग माहा। बोल रहे सुआ, क्या मेरे से भी सुंदर कोई और है इस जग में? तो पद्मावती की स्तुति करते हुए उसने, तोते ने कहा, का पूछूं सिंघल की नारी, का पूछूं सिंघल की नारी, दिन ही न पूजे निसी अंधियारी। पहुप सुहास तो सो तिन्ह के काया, जहाँ मात कवर्नो पाया। तोते की बात को सुनकर नागमती अत्यंत क्षुब्ध हो जाती है। तोते को मरवा डालने का प्रयास करती है। शिकार से लौटने पर जब यह सब जो राजा है उसको पता चलता है कि वो बहुत ही क्रोधित होता है, गुस्सा आता है उसे। और राजा जो सुहा संवाद है उसमें तोता जो है वो गंधर्व व सेन का परिचय देते देते उसकी पुत्री पद्मावती के नखशिख का वर्णन करता है। नखशिख के बारे में आप जानते हैं, नख से लेकर शिख तक यानी सुंदरता का वर्णन किया गया है, जिससे क्या होता है कि राजा इतना प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पे जो है वो आखिर में क्या करता है, तोता जो है रत्नसेन को बता ही देता है, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है। राजपाट त्याग कर पद्मावती की प्राप्ति के लिए जोगी बन जाता है और अनेक विपत्तियों को झेलते हुए क्या करता है, 7 समुंदर पार, खीर दधी उधती सुरा बेड़ा कील और मानसर समंदर को पार करके सिंहलदीप पहुंचता है। तोता हीरामन की सलाह के अनुसार जो राजा सुमेरु पर्वत पर महादेव के मंडप पर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जाप करने बैठ जाता है। इस जाप के परिणाम स्वरूप जो पद्मावती के मन में क्या होता है, प्रेम जो है उमड़ने लगता है। वह भी विरह वेदना का अनुभव करने लगती है, पद्मावती है। ऐसी दशा में हीरामन तोता उसके पास जाकर राजा रत्नसेन की तथा अपनी कहानी भी बता देता है। बसंत की जो बात करते हैं, बसंत की श्री पंचमी के दिन महादेव पूजा के समय दोनों का साक्षात्कार होता है। लेकिन पद्मावती को देखते ही राजा अचेत होकर क्या होता है, गहरी नींद में सो जाते हैं। पद्मावती जो है वो चली जाती है, तब उसकी निद्रा टूटती है। राजा उदास होकर अग्नि से जलकर प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन महादेव प्रकट होकर उसे क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं और सिद्धि गुटका प्रदान करते हैं, जिसके सहारे वो क्या करता है, वो राजा है वो गढ़ में प्रवेश कर जाता है। गंधर्व सेन रत्नसेन को बंदी बना लेते हैं और शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे देते हैं। ऐन समय में क्या होता है कि महादेव प्रकट होते ही और गंधर्व सेन को समझा बुझाकर रत्नसेन का सही परिचय रत्नसेन पद्मावती का विवाह करवा देते हैं। इसके बाद जब जायसी ने रत्नसेन पद्मावती के षड ऋतु भोग विलास और उसका विस्तृत सुंदर वर्णन किया है, उधर नागमती जो है वो प्रिय वियोग में व्याकुल है। विरह वेदना में वह इतनी जल रही है, जैसे जेही पंछी के नियर होई, कहे विरह के बात, सोई पंछी जाई जरी, तरुवर होई निपात। तो इस तरह से जो है नागमती की करुणा और उसके दारुण दशा, उसके संदेश का एक पक्षी के द्वारा जो रत्नसेन को मिल जाता है,
वह पद्मावती को लेकर अपने देश की ओर लौटता है। लौटते समय समुद्र से फिर से कई विपत्तियों का सामना करते हुए वे सागर पुत्री लक्ष्मी जी की सहायता से सागर पार करके चित्तौड़ पहुंचता है। चित्तौड़ पहुंचने के बाद पद्मावती और नागमती को क्या होता है, क्रमशः पद्मसेन और नागसेन नामक पत्रों की प्राप्ति होती है। और जब हम बात करते हैं जो रत्नसेन है, रत्नसेन के दरबार में राघव चेतक नामक का एक पंडित है। राघव चेतन नाम का एक पंडित है जो ज्योतिषी विद्या के जो है प्रपंच पूर्ण प्रयोग के कारण रत्नसेन उसका अपमान करके क्या करता है, अपने देश से निष्कासित कर देता है। क्योंकि ये जो पंडित है वो ज्योतिषी विद्या करता है, अपमान से आहत जो राघव चेतन है वो दिल्ली दरबार में शरण पाकर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके उसे पद्मावती के प्रति आसक्त बनाता है। आपने यदि पद्मावत मूवी देखी है, पिक्चर देखी है, तो लगभग जो पिक्चर है उसमें बहुत कुछ वही दर्शाया गया है, रत्नसेन की कहानी और पद्मावत की कहानी, नागमती की कहानी। पहले अलाउद्दीन एक पत्र के द्वारा जो है रत्नसेन को पद्मावती को सौंप देने के लिए संदेश भेजता है, जिससे भी अस्वीकार होने पर तुरंत चित्तौड़ का धावा क्या करता है, धावा बोल देता है। कई वर्ष तक युद्ध चलता है। इसी बीच अलाउद्दीन को भी पता चलता है कि दिल्ली पर कोई आक्रमण होने वाला है। वह रत्नसेन से क्या करता है, संधि करने का उचित ही समझता है। जब रत्नसेन अलाउद्दीन की संधि होती है, लेकिन षड्यंत्र के सहारे किले के बाहर निकलते ही क्या करता है, रत्नसेन को फिर से वो बंदी बना लेता है और अलाउद्दीन को दिल्ली ले जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन द्वितीय के द्वारा पद्मावती को फुसलाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह अपने प्रेम पर अटल रहती है। इतना ही नहीं, गोरा बादल के सहयोग से एक योजना बनाकर रत्नसेन को दिल्ली से क्या कर लेती है, छुड़ा लेती है। रत्नसेन के बंदी बनाए जाने पर देवपाल ने भी पद्मावती को फुसलाने की कोशिश की। इसलिए मुक्त हो जाने पर रत्नसेन क्रोधित होकर द्वंद्व युद्ध में देवपाल का जो है वह सर काट देता है, पर देवपाल की सांग पर स्वयं भी मर जाता है। रानी पद्मावती और नागमती सती हो जाती है। आपने देखा है कि पद्मावती जो है वो अंत में क्या करती है मूवी में, वो भी सती हो जाती है। अलाउद्दीन फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। बादल के युद्ध में हार हो जाती है। चित्तौड़ अलाउद्दीन के हाथों में चला जाता है, किंतु पद्मावती की वह जो है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस तरह से इसमें कहानी है और जो अधिकांश जो है वो कथा वस्तु है वो काल्पनिक है, क्योंकि रत्नसेन की सिंहलदेव जो यात्रा है वो काल्पनिक है। अलाउद्दीन और पद्मावती के आकर्षण के चित्तौड़ पर चढ़ाई करना ऐतिहासिक है। रत्नसेन की मृत्यु सुल्तान के हाथों ना होकर देवपाल के हाथों से होना भी कवि की अपनी कल्पना है। तो इस तरह से यहाँ पे पद्मावत के बारे में विस्तृत रूप से मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये जो है, अब बात करते हैं, अब क्या बच गया है आपका, सत्यवती कथा हो गया, पद्मावत के बारे में भी आपने जान लिया है। तो दोस्तों मधुमालती के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मंझनकृत मधुमालती 1545 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा अवधी है और यहाँ पे दोहा चौपाई का वर्णन किया गया है। मंझनकृत मधुमालती, मधु यानी क्या होता है, शहद होता है। और हम मंजन तो आजकल खैर टूथपेस्ट वगैरह से करते हैं, है ना। तो आप इतना याद रख लीजिए कि मंजन जब करते हैं, दांतों का मंजन करते हैं, मधु से करते हैं। इस तरह से याद हो जाएगा आपको। जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये ट्रिक है, हालांकि पुराने विद्यार्थियों को तो याद ही होगा। मंजनकृत मधुमालती 1545। इसमें जो नायक और नायिका है वो उसके प्रथम इसमें भी जो है वो पहले ही देखते ही उसको प्रेम हो जाता है। पूर्व जन्म के प्रणय और संस्कारों की यहाँ पे बात की गई है। नायक के प्रेम की गंभीरता और यहाँ पे उसका परिचय हमें मिलता है। मधुमालती की प्राप्ति के लिए यहाँ पे लेकर एक प्रकार के जो है वो क्या करता है, कष्टों को सहन कर लेता है। दूसरी ओर महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक की बहुपत्नीवादी का दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें उतना नहीं है, बस इतना ही ध्यान रख लीजिए कि मंझनकृत मधुमालती है, समय काल 1545 है। और ढोला मारूरा दोहा का भी यहाँ पे वर्णन दिखाई देता है। ढोला मारूरा दोहा जो कि कल्लौल कवि द्वारा रचित है
और ये भी राजस्थान से है। अब बात करते हैं माधवानंद कामकंदला के बारे में। माधवानंद कामकंदला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं रूपमंजरी की, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। रूपमंजरी आशाछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास है। रूपमंजरी ब्रजभाषा में है। ये भी प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत आ जाता है। इसका रूपम समन्वय इसका दिखाई देता है। इसमें कृष्ण और प्रेम का चित्रण अत्यंत स्वच्छंद रूप से किया गया है। जिसमें रूपमंजरी जो है वो विवाहिता है। इसकी जो यहाँ पे कहानी है, कथानक है, रूपमंजरी विवाहिता है, किंतु वह स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। अपने प्रणय स्वप्नों को की पूर्ति के लिए वह दाम्पत्य, परिवार और समाज की मर्यादाओं के अतिक्रमण में भी वह क्या करती, कोई संकोच नहीं करती है। वस्तुतः कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों का विरोध करते हुए परकीय भाव और जो पति है रस की स्थापना करना है, जिसका समर्थन उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। नायिका के रूप सौंदर्य, प्रणय वेदना, विरह आदि के निरूपण में भी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये है रूपमंजरी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमलता की कहानी, चलिए इसके बारे में इतना तो नहीं पूछता है। छिताई वार्ता देख लेते हैं। छिताई वार्ता का जो समय काल आप देख रहे हैं 1590, नारायण दास है। इन्होंने इतिहास और कल्पना के बल पर अपनी कथा का निर्माण किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इतिहास और कल्पना के बल पर किस प्रेमाख्यान की कथा का वर्णन है, तो छिताई वार्ता का है। इसकी नायिका जो है वो छिताई है। जो छिताई है वो देवगिरी के राजा रामदेव यादव की कन्या थी, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी जो है उनके प्रणय का व्यवधान में यहाँ पे व्यवधान दिखाई देता है। अब बात करते हैं चित्रावली। चित्रावली के बारे में जान लेते हैं। चित्रावली जो है वो 1613 उस्मानकृत है, गाजीपुर के निवासी थे। इनकी रचना का उद्देश्य है, उन्होंने अपने अमर होने की इच्छा की पूर्ति करने को बताया है। और इसमें भी चित्रावली जो है वो बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती भी दी है कवियों ने। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। इसमें जो वर्णन है वो ईश्वर स्तुति, आत्म परिचय, समकालीन शासक का उल्लेख आदि का निर्वाह किया गया है। सुजान और चित्रावली के यहाँ पे चित्रण प्राप्त होते हैं। शिव के आशीर्वाद से जो नायक की उत्पत्ति है, इसमें देव और सोते हुए नायक के और नायिका के रंगमहल में पहुंचा देना। शिव मंदिर में नायक नायिका का प्रथम साक्षात्कार, नायक द्वारा नायिका के अतिरिक्त सूफी अन्य सुंदरी का उद्धार आदि का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रसरतन की बात करूँ, ज्ञानदीप की बात करूँ, ज्ञानदीप पूछा जाता है बस इतना ही कि ज्ञानदीप जो है वो किसकी रचना है, 1619 में लिखी गई, शेख नबी की है, अवधी भाषा में है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको विस्तृत रूप में अध्ययन आपको कराया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है और पसंद आएगा, क्योंकि इसमें विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। और प्रेमाख्यान यहीं पे समाप्त होता है और आप पूरी रचनाओं को ध्यान में रखिएगा। मेरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।